हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट पब्लिकेशन। तो इसमें जो है वो हम लोगों ने इतिहास से स्टार्टिंग करी थी पढ़ना। तो हिस्ट्री में जो है आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। इससे पहले का सिलेबस जो है वो हम अपनी पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग अपना लूसेंट के थ्रू रिवीजन भी करना चाहते हैं, लेकिन लूसेंट पढ़ने में उनको काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए वो लूसेंट नहीं पढ़ पाते हैं। तो वीडियो के थ्रू अगर वो लोग चाहें तो लूसेंट का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा क्या है? विजयनगर साम्राज्य। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। जो कितने भाइयों के परिवार के अंग थे? 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर, जो शहर हमेशा जीतता रहा हो। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है ना हम्पी, विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर हैं तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी जो राजधानी है वो क्या, इसकी जो राजभाषा है वो क्या है? तेलुगु है। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। कौन थे? हरिहर एवं बुक्का जो थे वो पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य पर किन किन वंशों ने शासन किया था? यहाँ पे उन वंशों के नाम दिए हुए हैं। कौन कौन से वंश है? संगम, सलुप, तुलुप एवं अराविडु वंश। संगम, सलुप, तुलुप एवं अराविडु वंश। ठीक है, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। जो बुक्का प्रथम था ना उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। अब आगे पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं संगम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हरिहर। तो हरिहर ने कब से कब तक शासन किया? 1336 से 1356 तक। कहाँ तक? 1336 से 1356 तक। बुक्का प्रथम 1356 से 1377। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक। देवराय प्रथम 1404 से 1422 तक। देवराय द्वितीय ने 1422 से 1446 तक। मल्लिका अर्जुन ने 1446 से 1465 तक। और विरूपाक्ष द्वितीय ने 1465 से 1485 तक। ठीक है, ये जो है वो संगम वंश के प्रमुख शासक हैं। अब पढ़ते हैं हम आगे। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों से सबसे पहले हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इटली का जो यात्री था ना निकोलो कांटी, वो विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में लहरें ला सके। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था जिससे कि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया था। ठीक है, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक
देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थीं। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर कहा गया है। एक अभिलेख है जिसमें देवराय द्वितीय को जग बेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालोभ नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालोभ वंश की स्थापना की थी। सालोभ वंश के बाद विजयनगर पर तुलुक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुक वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुक वंश की जो स्थापना है वो किसने करी थी? वीर नरसिंह ने की थी। तुलुक वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। तुलुक वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। बाबरनामा में कृष्णदेव राय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट में देखा है कि जो बाबरनामा में कौन सा शासक है जिसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया है, तो वो किसे बताया गया है? वो कृष्णदेव राय को बताया गया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिनोस पायस विजयनगर आया था। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मालवाद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यवाद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की है। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की है। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की है। ठीक है, नेक्स्ट। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है वो कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हो गई थी? 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधियां धारण की थी। कृष्णदेव राय ने किस किस की उपाधियां धारण करी थी? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधियां धारण की थी। ठीक है, तुलुक वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। राक्षसी तगंडी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। राक्षसी तंगंडी या तालीकोटा बन्नीहट्टी का जो युद्ध है वो 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। क्या क्या शामिल था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में जो विजयनगर का नेतृत्व है ना वो कौन कर रहा था? राम राय कर रहा था। ठीक है, विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ा प्रदेश में।
तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा की राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम इस प्रकार था। विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाइयां थी ना, उनका जो क्रम है वो इस प्रकार था। मतलब ये घटते हुए क्रम में दे रखा है। घटते हुए क्रम में मतलब कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है। तो सबसे पहला था प्रांत, फिर उसके बाद था कोट्टम या वलनाडु, जिसे अब जिला कहते हैं, और प्रांत को अब मंडल कहते हैं। नाडु यानी मेलग्राम, 50 ग्राम का समूह। ऊर यानी ग्राम। ठीक है। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। विजयनगर कालीन जो सेना नायक होते थे ना, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। नेक्स्ट, आवंगर व्यवस्था। आवंगर व्यवस्था क्या थी? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया। इस संगठित ग्रामीण इकाई पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। अवैतनिक मतलब इनको वेतन नहीं दिया जाता था। ठीक है। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि देती थी। मतलब यह है कि इनको कोई मंथली वेतन नहीं दिया जाता था, इनको भूमि दे दी जाती थी जिस पे टैक्स नहीं लगता था। कर मुक्त भूमि का मतलब यह है जिस पे टैक्स नहीं लगता था। इनका पद आनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। मतलब इनका जो पद था ना, वो आनुवांशिक होता था। मतलब इनकी जो पोजीशन होती थी, तो वो या तो अपनी पोजीशन को किसी को बेच सकते थे या फिर अपनी पोजीशन को किसी के पास गिरवी भी रख सकते थे। ठीक है। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान दी जा सकती थी। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। कर्णिक नामक एक आयंगर जो होता था ना, उसके पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी आय का जो स्रोत था वो क्या था? तो वो जो था वो लगान था, मतलब टैक्स था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। भू राजस्व की जो दर थी वो क्या था? उपज का 1/6वां भाग था। ठीक है। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। मतलब अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो किसी विधवा स्त्री के साथ विवाह कर रहा है तो उससे टैक्स नहीं लिया जाता था। उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को भूधारण पद्धति थी। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को भूधारण पद्धति थी, जिसे उबली कहा जाता था। ठीक है। और नेक्स्ट, रक्त कोड़गे क्या था भाई? युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। मतलब अगर जैसे अभी हम कहते हैं कोई कहीं युद्ध हो रहा होता है और कोई अगर वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है तो मतलब वो शहीद हो जाता है ना, तो सेम यही है। रक्त कोड़गे क्या था? युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई जो भूमि होती थी ना, उन्हें भूमि दी जाती थी पहले, तो उसे रक्त कोड़गे कहा जाता था। और कुट्टिग क्या था? ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टिग कहा जाता था। मतलब यह है कि जो पट्टे पे भूमि दी जाती थी, उस सीधी सी बात यह है, उस भूमि को कुट्टिग कहा जाता था। जैसे अभी भी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद कृषि नहीं करते हैं, उनके पास खेत है लेकिन वो खुद कृषि नहीं करते हैं, किसी और इंसान को पट्टे पे दे देते हैं, मतलब उससे थोड़ा पैसा ले लेते हैं और उसे अपनी ज़मीन दे देते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है। ये भूमि जो है वो परमानेंट नहीं दी जाती है, ये कुछ समय के लिए दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे,
कूदी कहलाते थे। ठीक है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। विजयनगर का जो सैन्य विभाग था वो क्या था? कदाचार कहलाता था। तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति कहलाता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। ठीक है। इससे पहले इससे आगे बढ़ने से पहले हम जो ये विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री हैं, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। ये यहाँ पे दे रखा है ना ये। ठीक है। तो पहले कौन थे? निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी जो कहाँ से आए थे? इटली से आए थे। कब आए थे? 1420 में आए थे। शासन किसका था उस टाइम पे? तो देवराय प्रथम का था। ठीक है। दूसरे अब्दुल रज्जाक, ये कहाँ से आए थे? फारस से आए थे। कब आए थे? 1442 में आए थे। शासन किसका था? देवराय द्वितीय का था। तीसरा नूनिज, ये पुर्तगाल से आए थे। कब आए थे? 1450 में। और शासन किसका था? मल्लिका अर्जुन का था उस टाइम पे। चौथे थे आपके डोमिंग पायस, ये भी पुर्तगाल से आए थे। कब आए थे? 1515 में आए थे। शासन किसका था? कृष्णदेव राय का। किसका था? कृष्णदेव राय का। फिर पांचवें हैं आपके बारबोसा। पांचवें कौन है आपके? बारबोसा। कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। कब आए थे? 1515 एवं 1600 ईस्वी में। शासन किसका था? कृष्णदेव राय का था। ठीक है। अब हम चलते हैं इससे आगे। हाँ, इससे आगे क्या है? हीरा। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार, चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। ठीक है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर जो बसे हुए लोग होते थे उन्हें बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर जो था उसमें क्या था? दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेरावग कहा जाता था। मनुष्यों का जो क्रय विक्रय होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे वेरावग कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। कुछ स्त्रियां ऐसी होती है ना जो मंदिरों में रहती हैं, भगवान की पूजा पाठ करती हैं, तो उन्हें देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। नोट में जो ये लिखा है, विजयनगर की मुद्रा पैगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हूर थी। विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा थी वो उसका क्या नाम था? उसे क्या कहा जाता था? उसे जो है वो पैगोडा कहा जाता था। ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ लिया, आज की वीडियो में हमने पढ़ लिया क्या? विजयनगर साम्राज्य। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहमनी राज्य। तो आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। बाकी का आज आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बहमनी राज्य। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।